तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद क्या होता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और अगर आपने कहीं से पहले पढ़ रखा है तो भी आपको इसमें 50% कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, छंद का पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो आपका आंसर होगा कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि छंद जो है वो किस धातु से बना है। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। ओके, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए, जहाँ किसी वाक्य, किसी पंक्ति, गीत, कविता आदि में यति गति तुक विराम का विधान हो तो वहाँ गेयता यानी गायन उत्पन्न हो जाती है। इस गेयता यानी गायन को ही छंद कहा जाता है। ओके, दूसरी परिभाषा आप ऐसे बना सकते हैं, यति गति तुक विराम के नियम से जो गायन उत्पन्न हो उसे छंद कहते हैं। ओके, अब देखिए, छंद से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपको पहले नहीं पता होंगी। देखिए, पद्य या कविता, कविता जो है वो पद्य के अंतर्गत ही आती है। पद्य में हमारे छंदों से देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। जो पद्य या कविता होती है वो छंदों से युक्त रचना होती है। पद्य हमारा छंदोबद्ध रचना है और पद्य में छंद सहित रचना होती है। ओके, ये तीन प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या पद्य छंदोबद्ध रचना है? तो आपका आंसर होगा हाँ। क्या पद्य छंद सहित रचना है? आपका आंसर होगा हाँ। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा, गद्य या गद्यांश, क्या गद्यांश छंदों से युक्त है यानी छंद सहित रचना है? तो आपका आंसर होगा नहीं। जो गद्यांश होता है वो छंद से मुक्त रचना होती है, क्योंकि गद्यांश में गायन उत्पन्न नहीं होता और पद्यांश और कविता में गायन उत्पन्न होता है। ओके, जहाँ गायन होगा वहाँ छंदों से युक्त रचना होगी और जहाँ गायन नहीं होगा उसमें छंद का यूज नहीं होता। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि छंद के प्रणेता, प्रवर्तक, जनक या प्रतिपादक कौन है, यानी किसने इन छंदों की रचना की थी? तो आपका आंसर होगा आचार्य पिंगल। कौन? आचार्य पिंगल। ये आचार्य पिंगल पाणिनि के ही छोटे भाई हैं। पाणिनि जी के छोटे भाई हैं। ओके, देखिए, ये छंद है। छंद, छंदों को किस ग्रंथ में लिखा गया है या इन्हें जिस ग्रंथ में लिखा गया उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा छंद सूत्र। छंद सूत्र या छंद शास्त्र। छंद सूत्र और छंद शास्त्र, इनकी रचना किसने करी थी? आचार्य पिंगल ने। देखिए, अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से गढ़ सूत्र। आपसे गढ़ सूत्र को पूछ सकता है कि छंद का गढ़ सूत्र क्या होता है। तो गढ़ सूत्र होता है, यह माता राज भानस लगा, यह माता राज भानस लगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि छंद के भेद कितने होते हैं। देखिए, छंद के भेद दो होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अगर कुल भेद पूछे तो कुल भेद होते हैं छंद के तीन, जिसमें स्वच्छंद या रबर छंद, जिसे केंचुआ छंद, मुक्तक छंद भी बोलते हैं। कहानी थी जूही की कली और हरियाणवी सॉन्ग। जूही की कली और हरियाणवी सॉन्ग ये स्वच्छंद या रबर छंद या मुक्तक छंद में ही लिखे जाते हैं। ओके, आइए अब जानते हैं कि इन छंदों को कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, और इनकी पहचान कैसे की जाती है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मात्रिक छंद को। कौन कौन से मात्रिक छंद हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मात्रिक छंद जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, एक तरफ मैंने मात्रिक छंदों को लिख रखा है, दूसरी तरफ इधर इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, उन मात्रा के आधार पर ही हम छंदों को पहचान पाते हैं। देखिए, प्रथम और तीसरे चरण में समान मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में एक समान मात्रा होती हैं। तो इन मात्राओं के आधार पर ही हम मात्रिक छंद को वेरीफाई कर पाते हैं। ओके, देखिए, सोरठा, अगर आपसे सोरठा छंद पूछे तो सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है बरवई छंद। बरवई छंद में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला है दोहा। तो दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है चौपाई।
चौपाई की 15 मात्रा होती हैं, और अगर चौपाई पूछे तो चौपाई में होती हैं 16 मात्रा। कितनी मात्रा? 16 मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है रोला। रोला में होती हैं 24 मात्राएं, जहाँ पर 11 और 13 पर यति होती है। नेक्स्ट है गीतका। गीतका में 26 मात्राएं होती हैं, जहाँ 14 और 12 पर यति होती है। नेक्स्ट है हरगीतिका। हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति यानी विराम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद में भी 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो विराम होता है वो 15 और 13 पर होता है। ठीक है। ये जो हैं ये दल हैं, दल 16 हरगीतिका और उल्लाला दो दल हैं। दल किसे कहते हैं? यानी एक दल में 2 चरण होते हैं। एक दल में कितने चरण होते हैं? 2 चरण। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ संयुक्त छंद भी हैं। हमारे 2 संयुक्त छंद हैं, एक तो कुंडलियाँ, दूसरा छप्पय। कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं। अगला है छप्पय। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो ये है मात्रिक छंदों के पहचान की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। इससे आसान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अब मात्राएं कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। अब जानते हैं हम मात्रिक छंदों को कि इन्हें पहचान कैसे और आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, फोकस के साथ। ठीक है, धैर्य बनाए रखना। मात्रिक छंद 3 टाइप के मात्रिक छंद होते हैं: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंदों में चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, जिसके अंतर्गत आता है चौपाई। ये जो चौपाई है, सबसे पहले इसे अरिल्य कहा जाता था। अरिल्य के बाद चौपाई बनी, चौपाई के बाद चौपाई बना। ओके। चौपाई, रोला, उल्लाला, हरिगीतिका ये सममात्रिक छंद हैं, यानी चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। ओके। नेक्स्ट है विषम मात्रिक छंद। देखिए, अगर आपसे विषम मात्रिक छंद पूछे तो इसके चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद में चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कुंडलियां और छप्पय। ओके। नेक्स्ट है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिनके 2 चरण में समान मात्राएं होती हैं, यानी किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं होती हैं, जैसे पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में। तो इसके अंतर्गत आते हैं सोरठा, बरवई और दोहा। ओके। अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ से आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये जो गढ़ होते हैं, गढ़ किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़ जो हैं इनकी गणना केवल वर्णिक छंदों में की जाती है। किसमें? वर्णिक छंदों में, यानी मात्रिक छंदों में गढ़ का कोई यूज नहीं होता। पहला प्रश्न ये पूछेगा आपसे, गढ़ जो है वो कितने वर्णों का समूह होता है? दूसरा प्रश्न ये पूछेगा, तो गढ़ 3 वर्णों का समूह होता है। गढ़ की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है, गढ़ की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गढ़ का सूत्र क्या होता है, यानी गढ़ सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो गढ़ सूत्र होता है, य माता राज भा न स लगा। य माता राज भा न स लगा। ये जो लिखा है लगा, इसका मतलब होता है, ल का मतलब होता है लघु मात्रा और ग का मतलब होता है गुरु मात्रा। ओके। देखिए, हमारे 8 गढ़ होते हैं: यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। अब इनकी मात्राएं कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से, तो इसे ऐसे बोलेंगे यगढ़। तो यगढ़ से बनेगा य माता, तो इसकी मात्राएं कैसे कैलकुलेट करेंगे? य से यगढ़ बन गया, य और गढ़ पीछे रख दिया, तो यहाँ से मात्रा कैलकुलेट करते हैं। देखो, य की 1 मात्रा, माँ की 2 मात्रा, क्योंकि माँ आ रहा आ, यहाँ भी ता, तो ता की 2 मात्राएं। इसी तरह से इनकी मात्राएं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब आइए जानते हैं हम वर्णिक छंदों के बारे में। देखिए, वर्णिक छंदों की पहचान वर्णों के आधार पर की जाती है और मात्रिक छंदों की पहचान मात्रा के आधार पर की जाती है। जो गढ़ सूत्र है वो वर्णिक छंदों के लिए प्रयोग किया जाता है,
कौन कौन से ऐसे वर्ड छंद हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे, वो पहले डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप एक या दो प्रश्न यहाँ से सही करना चाहते हैं तो आपको बार बार इन्हें रिवाइज करना ही होगा, तभी ये आपके माइंड में सेट हो पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले वर्ड छंद है सवैया। सवैया वर्ड छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घनाक्षरी। घनाक्षरी घनाक्षरी वर्ण छंद, इसमें 30 से लेकर 32 वर्ण होते हैं। अगला है कवित्त। कवित्त या मनहरण छंद। कवित्त या मनहरण छंद, तो इसमें होते हैं 32 से लेकर 36 वर्ण। ये जो तीनों सब छंद है ना, सवैया, घनाक्षरी और कवित्त, ये तीनों हिंदी के छंद हैं। ठीक है, आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है। आपसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से हिंदी का वर्णिक छंद कौन सा है, तो आप इनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं। ओके, ये जो घनाक्षरी है, इस घनाक्षरी के अंतर्गत ही आते हैं देव घनाक्षरी, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला है रूप घनाक्षरी, जिसमें 32 वर्ण होते हैं। ओके, अगले जो महत्वपूर्ण वर्णिक छंद है वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखे हैं, जिससे कि आपको इन्हें समझने में आसानी हो और आप पहचान जाएं कि कौन कौन से ऐसे वर्णिक छंद हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए उपजाति, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शालिनी और स्वागत। उपजाति, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा, शालिनी और स्वागत, इन छंदों में, इन वर्णिक छंदों में कुल 11 वर्ण मिलते हैं। कितने वर्ण? 11 वर्ण। 11 वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है आर्या। आर्या में 8 वर्ण होते हैं। अगला है अनुष्टम वर्णिक छंद। अनुष्टम छंद में 8 वर्ण होते हैं। अगला है गायत्री छंद। तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 24 वर्ण। नेक्स्ट है वंशस्थ। वंशस्थ, इसमें होते हैं 12 वर्ण। अगला है वसंतलिका। वसंतलिका में 14 वर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मालिनी। मालिनी वर्णिक छंद में 15 वर्ण होते हैं। अगला है मंद्राकांता। मंद्राकांता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मंद्राकांता, ये पिछली परीक्षा में भी पूछा गया है। इसमें वर्णों की मात्रा होती है 17। नेक्स्ट है शार्दुल विक्रीडत। शार्दुल विक्रीडत, इसमें होते हैं 19 वर्ण। अगला है संगधरा। संगधरा में होते हैं 21 वर्ण। ये जो सभी वर्णिक छंद मैंने आपको कराए हैं, ये है संस्कृत के वर्णिक छंद। ये संस्कृत के छंद हैं। ओके, अब आइए मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता दूं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे और ना ही आप आज तक आपने उन्हें जाना होगा। देखिए, नोट पॉइंट है कि रसखान। रसखान जो हैं, इन्होंने सवैया छंद में अपना जो लिखा है, रचना करी है, वो सवैया छंद में की है। ठीक है। कालिदास जी ने मंद्रकांता छंद में मेघदूतम लिखा। कालिदास जी ने मंद्रकांता छंद में ही मेघदूतम लिखा था, मेघदूत की रचना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है अवधी का निजी छंद। जो अवधी भाषा है, अवधी बोली है, उसका निजी छंद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा छप्पय। ये आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट है सरसी छंद। सरसी छंद, ये प्रश्न किसी परीक्षा में देखने को मिला था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके नोट डाउन कर दिया है कि सरसी छंद, इसमें होती हैं 16 और 11 प्रयति होती है और अंत में लघु और गुरु मात्रा देखने को मिलती है सरसी छंद में। ओके। अगला प्रश्न है वीर या आला छंद, ये कैसा छंद है, तो ये मुक्तक छंद के श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो देखिए ये हो गई हमारी छंदों पर एक फुल डिटेल क्लास। इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं और से छंद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से कहीं पढ़ रखा है फिर भी आप इस क्लास को 1-2 बार देख लेना। आपके लिए ये रिवीजन तौर पर क्लास होगी। ओके, जो बिगिनर हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।